गंज, देखिए उपन्यास, आप अर्नेस्ट हेमिंग्वे को लीजिए, या जो 100 Years of Solitude गैब्रियल गार्सिया मार्केस का है, जो नोबेल विनर थे, जो, या फिर आप प्रेमचंद जी को लीजिए, अपने देश में ऐसे ऐसे कई बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने, तो वो पत्रकारिता से उन्होंने शुरुआत की और तब वो साहित्य में आए। और एक समय था जब साहित्य और पत्रकारिता दोनों साथ चलते थे, दोनों को बहुत दूर नहीं रखा गया था। अब रघुवीर सहाय एक ग्रेट पोएट थे, लेकिन वो दिनमान के संपादक थे। अपने समय की दिनमान एक गजब की पत्रिका थी, तो वो एक पोएट भी थे। साहित्य दोनों दो दिशाओं में चले गए, एकदम पूरब पश्चिम, एकदम उल्टी दिशा में। तो कच्चा माल, जैसा कि हेमिंग्वे भी कहते थे, ओल्ड मैन एंड द सी जैसा क्लासिक लिखने वाले अर्नेस्ट हेमिंग्वे, या गैब्रियल गार्सिया मार्केस कहते हैं, एकांत के 100 वर्ष लिखने वाले के 100 Years of Solitude, वो कहते हैं कि हमको कच्चा माल पत्रकारिता ने दिया। जिसको कहते हैं पत्रकारिता, वो कहते हैं निर्भय जी, लिटरेचर इन हरी, जल्दबाजी का साहित्य है पत्रकारिता। भाई उसमें डेडलाइन है, कल सुबह अखबार छपना है, तो आप उसमें 4 दिन में अखबार नहीं निकाल सकते, उसको सुबह मिलना है लोगों को। साहित्य के लिए वो समय सीमा नहीं है, और क्योंकि साहित्य समय सीमा में नहीं है, इसीलिए सीमाहीन है। प्रेमचंद के मरने के इतने साल बाद भी हम प्रेमचंद को आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सन 50 का कोई आर्यावर्त की प्रति आज थोड़े पढ़ेंगे। सन 50 का टाइम्स ऑफ इंडिया आज हम क्यों पढ़ेंगे? बस अगर हमको उसका हिस्ट्री पे रिसर्च ना करना हो, तो एक रेगुलर रीडर के नाते हम सन 50 का अखबार आज नहीं पढ़ेंगे, हम 16 मार्च का अखबार आज पढ़ेंगे ना, जो आज की तारीख है। तो ये डिफरेंस था। तो मैं मैक्लस्कीगंज में माया के लिए एक रिपोर्ट करने के लिए गया था। मुझे जानकारी मिली थी कि बिहार के छोटा नागपुर के इलाके में, क्योंकि बिहार अविभाजित था उस समय, 1993 में मेरा यह उपन्यास आया। बिहार ये राजनीति का अपराधीकरण 1992 में, और 1993 में ये उपन्यास मैक्लस्कीगंज मैंने लिखा। तो मैं जब वहां गया माया के लिए रिपोर्ट करने, तो मुझे बड़ा अद्भुत लगा कि भाई ये तो वंडरलैंड है। पोर्चुगीज शैली के बंगले सब वहां, जंगल के बीच बसा हुआ एंग्लो इंडियन समुदाय का गांव। मैंने कहा कि भाई ये तो मतलब ये तो जागी आंखों का सपना जैसा है, खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। तो मैं लौट के आया अपने कई वरिष्ठ साहित्यिक जो है अभिभावक गणों से, मैंने कहा कि भाई आप लिखिए, क्योंकि मैंने शॉर्ट स्टोरीज तो लिखी थी, छोटी कहानियां, लेकिन नॉवेल का उतना बड़ा कैनवास लिखने का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं। तो मैंने कई लोगों से कहा, उन लोगों ने कहा नहीं यार अब हमको उतना ट्रैवल हम नहीं कर पाएंगे, एक दिन में तो होगा नहीं, तुम ही करो। तो मैंने कहा कि भाई जब कोई नहीं तैयार है, तो ये जो शेफ हैं संजीव कपूर का प्रोग्राम आप देखते होंगे, एक से एक रेसिपी बताते हैं, है ना। तो कैसे मुर्ग मुसल्लम बनाया जाए, कैसे फला बनाया जाए, कैसे पनीर कढ़ाई बनाई जाए। तो संजीव कपूर का जो मैं शो देखता रहा हूं, तो मैं देखता था कि यार अब संजीव कपूर कहते हैं कि पनीर डालिए, उसमें 1 कटोरा मलाई डालिए, उसमें शहद डाल दीजिए और काजू किशमिश डाल दीजिए। तो मैंने कहा यार मैं तो शेफ नहीं हूं, अगर हमको दोगे तो हम भी कुछ अच्छा ही बना देंगे। भाई अगर मटेरियल कंटेंट अगर बढ़िया होगा, अब सोचिए ना, पनीर मलाई काजू किशमिश, तो ये सब अगर दिया जाएगा तो कुछ अच्छा ही होगा ना। तो मैंने कहा कि मैक्लस्कीगंज वही पनीर है, वही काजू किशमिश है, वही शहद है। मुझको अनाड़ी भी मैं हूं उपन्यास लेखन में, लेकिन कुछ अच्छा हो जाएगा। और ईश्वर ने साथ दिया उसमें, और वह उपन्यास हुआ। मैक्लस्कीगंज के बाद तो उसको यहाँ लंदन में सम्मानित किया गया था ना? जी 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 2011 में उसको कथा युग के सम्मान हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन में, जो कि वहां की लोकसभा है, उसमें मुझको बुला करके सम्मानित किया गया।
ईश्वर की कृपा। जी। ईश्वर की। दूसरा उपन्यास था? दूसरा उपन्यास मेरा है, देखिए निर्भय जी, होता क्या है कि आप लहक जैसी एक बहुत गजब के एक अलग से अलग के टेस्ट की एक मैगजीन साहित्य की है ये, जो साहित्य के अंदर की उस दुनिया में दाखिल होकर के साहित्य की गतिविधियों के उखाड़ पछाड़, क्योंकि वो राजनीति से कम उखाड़ पछाड़ साहित्य की दुनिया में नहीं है। मतलब जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार में उखाड़ पछाड़ हो सकती है, वो उखाड़ पछाड़ साहित्य की दुनिया में भी है, वो उससे अलहदा नहीं है। तो उस उखाड़ पछाड़ की रिपोर्टिंग आप करते हैं लहक में, और लहक ने इसलिए जो इतने मतलब इतनी शिद्दत से जो एक पहचान लोगों के बीच बनी है साहित्य जगत में, वह अद्भुत है, क्योंकि ये एक बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है कि भाई आप देश की सत्ता की राजनीति पढ़ रहे हैं, आप साहित्य की राजनीति भी तो जानिए। साहित्य सिर्फ कहानी या लंबी कहानी या उपन्यास ही नहीं है, उसके भीतर भी कुछ है, उसको जानिए। लहक ये बयान करता है। तो इसलिए कई बार मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ऑथर्स के साथ में रिपीटेशन का बड़ा खतरा रहता है, खास करके साहित्य में रिपीट। जैसे मैं बहुत आदर पूर्वक कह रहा हूं कि हम लोगों के ब्रह्म बाबा थे मुंशी प्रेमचंद जी, स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु जी साहित्य के, तो फिर भी मैला आंचल आज भी हम लोगों के लिए कुरान की तरह है, गोदान कुरान की तरह है। लेकिन मैला आंचल के बाद रेणु जी ने जो पढ़ती परिकथा लिखी, तो क्योंकि उसी अंचल पे वो उपन्यास दूसरा उपन्यास था, तो जबकि पढ़ती परिकथा भी कमतर उपन्यास नहीं है, बहुत मजबूत उपन्यास है, लेकिन क्योंकि अंचल वही था तो उस पर रिपीटेशन का आरोप लगा कि ये दोहराव है, या मैला आंचल को रिपीट कर दिया गया है। तो एक बात कि रिपीटेशन के खतरे से लेखक को बचना चाहिए। दोहरा ये नहीं आपको पता लगे कि विकास झा की किताब अगर हम उठा रहे हैं तो यही सब पढ़ने को मिलेगा, जो पिछली किताब में वो लिख गए हैं लगभग वही सब, ये फिर से कहानी कुछ उलट पुलट के बयान करेंगे। नहीं, आप अपने पाठक को विस्मित कीजिए, आप अपने पाठक को चकित कीजिए। तो मैंने कहा नहीं, ये और थोड़ा सा क्षेत्र बदला जाए, भोली भूगोल अलग, बोली अलग, बोली और अलग भूगोल, बोली और भूगोल, ये डिफरेंट उसको शिफ्ट किया जाए। मेरा दूसरा उपन्यास वर्षा वन की रूपकथा, ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अंतर्गत अगुम्बे एक बस्ती है। ये उस बस्ती की कहानी है जो वर्षा वन के बीच बसा हुआ है। और वर्षा वन क्या है? रेन फॉरेस्ट। हम लोग मैदानी इलाके के लोग हैं, तो मैदानी इलाके के लोगों को वर्षा वन से कोई उसका पता ज्ञान ही नहीं है, मुझको भी नहीं था। तो पहले मैंने खुद वर्षा वन के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी कि भाई ये क्या बला है वर्षा वन। अमेरिका में वर्षा वन का बहुत भाग है, बहुत से हिस्से में अमेरिका में आप पढ़ेंगे गूगल पे, वर्षा वन का बहुत सा हिस्सा है। अपने देश में थोड़ा सा है जो कर्नाटक में उस इलाके में पड़ता है। और अद्भुत बात यह है निर्भय जी कि शंकर नाग ने जब निर्णय लिया कि आर.के. नारायण के मालगुडी डेज को वो बनाएंगे सीरियल, आपने भी देखा होगा, अमर सीरियल था शंकर नाग का, मालगुडी डेज। तो उन्होंने सोचा कि ये मालगुडी कहाँ है। आर.के. नारायण खुद कहते थे कि मालगुडी एक कल्पना है, एक काल्पनिक ग्राम है, वो कहीं हो सकता है। तो मैं जब गया पहली बार अगुम्बे, तो मुझे लोगों ने बताया कि यहीं पे शंकर नाग ने मालगुडी शूट किया था। आप जाएंगे कभी वहां, आप चलें हमारे साथ कभी, आपको लगेगा आप मालगुडी में घूम रहे हैं, मालगुडी गांव में। तो मैंने कहा कि शंकर नाग ने तो आर.के. नारायण की कहानी को शूट किया ना, यहाँ अगुम्बे की कहानी तो उन्होंने नहीं कही है, वो तो मालगुडी की कहानी कह रहे हैं। हाँ, जगह है, दृश्य है अगुम्बे का, एक कहानी तो है वो मालगुडी की। मैंने कहा मैं अगुम्बे की कहानी लिखूं, अगुम्बे के पात्रों से बात करूं, और मैं क्या बताऊंगा,
वह एक आश्चर्य लोक ही है, वह आनंद का आश्चर्य लोक। वह वर्षावन के बीच बसा अगुम्बे ग्राम, जहां पे दुख का प्रवेश वर्जित है, उदासी का घुसना जहां असंभव है, वह ऐसा आनंद ग्राम है और ऐसा पुलकित ग्राम है जो प्रकृति की शोभा से बिल्कुल आच्छादित है। वह उपन्यास हुआ। तीसरा उपन्यास मैंने गया बोध गया के जीवन पर किया, गयासुर संधान। गयासुर संधान। तो ये गयासुर मुझे बार बार लगता था कि ये कैसा दैत्य था जो पवित्रता का पुजारी था, कि उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमारे शरीर से जो स्पर्श करे उस स्वर्ग चला जाए। आखिर वह एक डेमन स्पिरिट होता है, एक दैत्य की, एक दानव की जो प्रवृत्ति होती है, वह ऐसी पवित्र प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन मुझे हैरानी ये हुई कि गयासुर में ऐसी क्या बात थी। तो संधान उसी स्पिरिट का मैंने किया है। संधान यानी तलाश, खोज। गयासुर के स्पिरिट की तलाश मैंने की, तो उस ट्विन सिटी की कहानी मैंने लिखी। तो ये, और एक और कंसेप्ट जो मैं आपसे शेयर करता हूं आपके इस फोरम से, कि एक देखिए, मेरा उपन्यास एंग्लो इंडियन समुदाय पर जो झारखंड के उस जंगल में है। दूसरा कर्नाटक में बसा हुआ, रेन फॉरेस्ट में बीच बसा हुआ। अच्छा, हिंदी पट्टी के पाठक को भी मुझे यह जानकारी देनी थी कि भैया रेन फॉरेस्ट का जीवन क्या होता है। वो तो पता ही नहीं था हमारे हिंदी पट्टी के पाठक को, मुझको भी खुद पता नहीं था। मैंने तो शोध किया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि रेन फॉरेस्ट ये है। तो मेरी एक इच्छा है कि इस छोटे से जीवन में एक कोशिश मैं ये करूं कि आप एक हिंदी की अच्छी पत्रिका के संपादक हैं, आप देखें, एक कंजर्वेटिव कंसेप्ट है, एक दकियानूस मानसिकता है कि हिंदी लेखक सिर्फ हिंदी बेल्ट पर लिखेंगे। वो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, फला फला जो भी हिंदी भाषी प्रांत है। मैंने कहा इस प्रांत पे लिखने वाले, कथा उपन्यास लिखने वाले तो बड़े बड़े लेखक हैं। मेरे जैसा एक छोटा लेखक ये प्रयास करे कि हिंदी, जो अहिंदी भाषी प्रांत है, या जिस समाज को हिंदी से कोई मतलब नहीं है, जैसे एंग्लो इंडियन समाज, उसको हिंदी से कोई बहुत लेना देना नहीं, जैसे अगुम्बे के लोग, उनको हिंदी वो टूटी फूटी बोलते हैं। जब मैं जाता था वहां, तो वहां के लोग पूछते थे, बड़े मुझे लगता था ऐसे मैं उस गांव का लड़का हूं, तो हमसे बड़े प्यार से पूछते थे, अरे विकास तुम कब आई, तुम कब आई। तो मैं कहता था मैं आज सुबह आया हूँ, तो ये अभी मैं गोवा पर मैंने एक उपन्यास समाप्त किया है। अच्छा। गोवा के जीवन पर। अब बीच में उषा उत्तुप जी की जीवनी। अब उषा उत्तुप आपके कलकत्ता शहर की निवासी हैं। उषा जी कलकत्ता में, उसके पहले एक उपन्यास भोग भी आया ना? अच्छा, उसके पहले एक भोग है जो कलकत्ता के जीवन पर है जी। और राजनीति में जो सामान्य परिवार की महिलाएं आती हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है, उस पर वह पॉलिटिकल नॉवेल है। वो बंगाल की पृष्ठभूमि पे है। ये आपने ठीक याद दिलाया जी। मैं भोग मिस कर रहा था। तो बिहार, इसी में एक और याद दिला दूं आपको, बिहार राजनीति का अपराधीकरण के बाद सत्ता के सूत्रधार एक बृहद ग्रंथ मैंने किया। हाँ। जो 47 से लेकर के आगे के 50 साल के आजाद भारत का राजनीतिक इतिहास है। बृहद पुस्तक है वो, बहुत उसको अपडेट कर रहे हैं। फिर एक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ इस बारिश में, और एक बांग्ला में संग्रह है हमारा, उसका नाम है परिचय पत्र। परिचय पत्र जो है वह बिहार में बसे बंगभाषी समुदाय के जीवन पर परिचय पत्र है। अब जैसे देखिए ना, शरद चंद्र की ननिहाल भागलपुर, देवदास की रचना 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने भागलपुर में गंगा के तट पर अपने ननिहाल में बैठकर की थी। अशोक कुमार, ग्रेट पर्सनालिटी, किशोर कुमार भागलपुर के बॉर्न हैं। आज आपके कलकत्ता में बंगला के जो शीर्षस्थ लेखक है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, कटिहार के। तो दिव्येंदु पालित अभी हैं, दिव्येंदु पालित गया के हैं।
और छोड़िए ना, विधान चंद्र राय, बिहार बंगाल के आपके यशस्वी मुख्यमंत्री, उनका जन्म पटना के खजांची रोड में हुआ है। उनकी मां घोर कामनी देवी पटना की एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट थी। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल उनका स्थापित किया हुआ था। आप चले आइए पूर्णिया, सत्यनाथ भादुरी का लिखा ढोड़ाई चरितमानस क्लासिक है बंगला का। इस पर आरोप लगा कि महिलांचल उसी से प्रभावित है। हाँ, नहीं तो वो देखिए, ये आरोप लगाने वाले के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन प्रभाव तो देखिए, अपने गुरु का प्रभाव तो हर से लेता है। जी। क्या विवेकानंद पर विवेकानंद पर क्या रामकृष्ण का प्रभाव आप इनकार कर देंगे? आप बताएं। ठीक बात। तो इसीलिए प्रभाव था। हमने दोनों पढ़ा है, हमने ढोड़ाई भी पढ़ा है। हम तो उस ततमा टोली में पूर्णिया में घूमे भी जाकर के, जहां पर जिस जीवन को लेकर सत्यनाथ जी ने लिखा है उसको। तो अब आप पूर्णिया आइए तो सत्यनाथ भादुरी वहां पर है, ठीक है। तो इस तरह मैंने मतलब जो है बिहार में बसे जो बंगभाषी लोग हैं, विभूति भूषण मुखोपाध्याय दरभंगा, हमारे दरभंगा के विभूति बाबू, विभूति भूषण, बिहार अविभाजित बिहार में 2 विभूति भूषण हुए बंगला साहित्य के। विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जिनकी कृतियों पर सत्यजीत बाबू ने अपनी फिल्में बनाई, ठीक है, और जो घाटशिला के रहने वाले थे। और दूसरे विभूति भूषण हुए दरभंगा में रहने वाले विभूति भूषण मुखोपाध्याय। तो इन सभी, विभूति बाबू का बड़ा स्नेह भी मुझ पर रहा, मैं उनके संपर्क में था। तो इन लोगों पर स्मृतियों का एक संग्रह है जिसका नाम है परिचय पत्र, वो बंगला में है। फिर उसका संस्करण नहीं आया, इसलिए शायद वो लोगों को उपलब्ध नहीं हो। तो इधर तो ये बात हो गई। उसके बाद फिर मैंने वर्षावन की रूप कथा, गयासुर संधान, फिर उसके बाद उल्लास की नाव, जिसका जिक्र अभी आपने इंट्रोडक्शन में किया है। उल्लास की नाव के बारे में बताएं, ये कैसे उषा उथुप तक पहुंचे? हाँ भाई, अब ये देखिए ना कि एक जो मैंने आपसे कहा कि मैं इस फ्लैग को लेकर चल रहा हूं, मार्च कर रहा हूं, साहित्य की दुनिया में चल रहा हूं निर्भय जी, क्योंकि कि जो सब्जेक्ट, जो थीम हमारे आदरणीय वरिष्ठ हिंदी लेखकगण नहीं उधर देख रहे हैं उस दुनिया को, उसकी तरफ मैं उस रास्ते जाऊं जहां हिंदी के बड़े बड़े आदरणीय लेखक अपने प्रोजेक्ट में व्यस्तता के कारण नहीं जाते हैं। तो मैं उस खामोश उन गलियों में जाता हूं जो हम समझा जाता है कि ये हिंदी का विषय नहीं है। उषा उथुप पॉप सिंगर हैं, पॉप सिंगर ज्यादातर अंग्रेजी ही वो गाना गाई हैं। तो अच्छा, वो तमिल हैं, वो तमिलनाडु की हैं, आपके कलकत्ता शहर की निवासी हैं, कलकत्ता में उनका स्टूडियो वाइब्रेशंस है, तो 16 भाषाओं में वो गाती हैं। और उषा उथुप की कहानी भी बड़ी अजीब तरीके से मेरे जहन में आई कि बचपन से, किशोरावस्था से जब मैं उनके गाने को सुनता था, रंबा हो जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो, तो मुझे लगता था क्या बात है, दिल खुश हो जाता था कि जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो। अब हमारी नानी या माँ, ये लोग जो आती थी, मौसी लोग सिनेमा देख करके, तो कहती थी फिल्मों के बारे में कि हाँ वो सिनेमा बहुत सुंदर है, बहुत रोए। मैंने कहा यार तुम लोग रोने के लिए सिनेमा देखने जाती हो? क्योंकि हम लोग, आप याद करिए, हम लोगों की जवानी के जो दिन रहे, तो हम लोग दारा सिंह को देखने जाते थे कि दारा सिंह एक हाथ से उठा के 20 आदमी को फेंक देता था। कहते वाह क्या बात है। हम लोगों के बच्चे शक्तिमान को पसंद करते थे कि शक्तिमान कितना वीर है, ठीक है। लो अब जो मैं नाम नहीं लूंगा, हम लोगों की ग्रेट सिंगर्स रही हैं, प्लेबैक सिंगर्स, लेकिन रोना रोना रोना, आज सजन मोहे अंग लगा ले जन्म सफल हो जाए, और वहां आंसू बह रहा है। तो मैं एक भावुक व्यक्ति हूं, आप भी हैं, लेकिन हम लोगों को आंसू किसी का बर्दाश्त नहीं होता है। लगता है कि अपना सिर खुद फोड़ लें, उसको चुप करने की भी कोशिश कर रहे हैं और वो चुप नहीं हो रहा है, तो लगता है क्या करें। तो ऐसे में जब उषा उथुप गाना शुरू की, शान जीते हैं शान से, मरते हैं शान से, है ना। अब ये गाने
जब हम लोगों को सुनने को मिलते थे तो हम सोचते थे अरे गाना तो ये है, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। तो शान से जिएंगे मरेंगे, जितनी जिएंगे प्यार से जिएंगे, न कि आंसू बहा बहा के जिएंगे। तो मुझे उस समय से उषा उत्तुप के लिए एक आकर्षण था कि ये कॉल ऑफ द यूथ है। उषा उत्तुप की आवाज देश के यंग टर्क के लिए एक कॉल है, एक आवाज है, एक पैगाम है। एंड कहते हैं कि आप चाहे कितनी भी उम्र के हो जाए, ऑलवेज थिंक यंग। एक युवा सोच रखें, सोच को आप बूढ़ा करेंगे। मान लीजिए जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा और मैं 80 साल जैसा बूढ़ा जैसा सोचूंगा, तो दुनिया कहेगी सर आप प्लीज बनारस के 80 घाट पर जाकर बैठिए, आप मत कीजिए कुछ और काम, है ना। तो थॉट यंग रखना चाहिए। उषा उत्तुप 75 साल की हो रही हैं, यंग थॉट है। तो उषा उत्तुप जी से मिलने के लिए मैं करीब 18-20 वर्ष तक प्रयासरत रहा। आपको हैरानी होगी सुनकर, मैं जब जाता था और उनके लैंडलाइन होता था कलकत्ता जाके, जब मैं उनको उनके स्टूडियो में लैंडलाइन पे फोन करता था तो एक अंजन दास उनके ऑफिस के इंचार्ज थे, वो फोन उठाते थे। मैंने कहा उषा जी से बात होगी, मैं बिहार का एक पत्रकार बोल रहा हूँ, विकास कुमार झा। दीदी बीजी हाय, दीदी बीजी हाय, मतलब बांग्ला मिश्रित हिंदी में हमको उड़ा देते थे। अरे भाई वो जब भी जाए वही मिले, दीदी बीजी हाय, दीदी बीजी हाय। तो फिर निराश होकर के कोई और रिपोर्ट सब कवर करके मैं चला आता था। एक बार इस बात के 20 साल गुजर गए और फिर भी मेरी जिद लगी थी कि कभी न कभी मैं बात करूं। एक बार जब मैं गया कलकत्ता तो मैंने फिर फोन और मैंने डर से पूछा, अंजन दा बोल रहे हैं, पहले ही पूछ दिया। मैंने कहा फिर वही जवाब देगा। उसने कहा नहीं अंजन दा ऊपर गए। तो मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर पर, मुझे लगा कोई रिकॉर्डिंग में लेकिन नहीं, बोला नहीं दादा वो फाइनल फ्लोर पर चला गया। मैं तो सोचा कि मैं क्या रिएक्शन दूं भाई, वो आदमी इस दुनिया से चला गया जो हमको 20 साल तक रोके हुए था वहां। एनीवे कोई गुजर गए तो अफसोस ही हुआ। जी तो खैर उन्होंने कहा मैं नवीन घोष जो सेक्रेटरी हैं उषा जी के, उनको मैं फोन देता हूं, आप उनसे बात करिए। नवीन घोष ने मुझे बहुत प्रेम से बात की, कहा कि आपको दीदी का नंबर देते हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। जब मैं फोन पे आया, मिला, बात हुई उनसे फोन से, तो मैंने बताया तो बोला अरे मुझे तो आज तक खबर नहीं है। मैंने कहा अब पता नहीं, आपने यही सिस्टम क्रिएट कर रखा है तो मैं क्या बताऊं आपको। तो लेकिन उस समय रोया जी क्या हुआ कि उनके साथ एक बहुत ही दुखद स्थिति है। उषा जी के एक लड़की और एक लड़का, लड़की बड़ी है अंजलि और बेटी छोटी है। तो बेटी बड़ी है और लड़का छोटा है, अंजलि बड़ी है और बेटा जो है सनी वो छोटा है, बट 40s में है सनी। उसका किडनी फेल कर गया है और उषा जी ने एक बार ट्रांसप्लांट भी कराया, लेकिन वो भी फेल कर गया। सनी डेली डायलिसिस पर हैं। तो उन दिनों उषा जी ने कहा मुझे कि मैं सनी को लेके थोड़ा सा बिजी हूं क्योंकि उसका डायलिसिस का भी सिस्टम क्रिएट हो रहा है, तो विकास जी थोड़ा ठहर के हम लोग बात करें। फिर उन्होंने समय दिया, मैं कलकत्ता गया। कलकत्ता जाके मैंने उनका करीब 15-16 बार कलकत्ता की यात्रा करके मैंने लॉन्ग हैंड रिपोर्ट नोटबुक पे, मैंने जो है वो टेप वूप में मुझको विश्वास नहीं है, हम लोग हैं बिल्कुल पुराने स्कूल के आदमी, अपना नोटबुक पर समूचा डिटेल नोट के और उषा जी को मैंने कहा कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, मैं नोट करता हूं। और एक बात मैंने उनसे कही थी, निर्भय जी, मैंने कहा देखिए जीवनी है उषा जी आमतौर से अभिनंदन ग्रंथ बन जाता है, ये बहुत महान है, ये गुलाब के रस से बने हैं, ये चंपा के फूल से बने हुए हैं। मतलब जीवनी जनरली जब आप देखेंगे, आपने पढ़ी होगी बहुत सारी जीवनी, तो प्रशंसा का ही वो पिटारा होता है। ठीक है, मनुष्य में बहुत से गुण हैं, प्रशंसा तो होनी चाहिए, लेकिन मैंने उषा जी को एक बात कही, मैंने कहा एक बात आप पर मैं किताब लिखना चाहता हूं और अंजन दा को मैं जो हमको रोके 20 साल,
उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर वो 20 साल मुझको नहीं रोकते तो आपके म्यूजिक कैरियर का 50 साल अब पूरा हो रहा है, तो आपके इस कंप्लीट लाइफ की कहानी में नहीं लिख पाता। मैं एक छोटा सा इंटरव्यू करके चला जाता, लेकिन उन्होंने मुझे रोका तो ईश्वर ने रुकवाया कि नहीं बेटा, तुमको इंटरव्यू नहीं करना है, तुमको उषा उदुप पे एक किताब लिखनी है, तुम रुको रुको रुको। 20 साल रुकवा दिया। तो मैंने उषा जी से कहा कि मान लीजिए, फर्ज कीजिए एक लोटस है, एक कमल खिला है, श्वेत कमल या लाल कमल, है ना। तो रीडर जानता है कि ये श्वेत कमल को देखा है रीडर ने, लाल कमल को, लाल पुष्प को देखा है रीडर। तो अब मान लीजिए उषा जी रंभा हो गाई हैं, उषा जी जीते हैं शान से गाई हैं, तो ये सबको पता है। लेकिन रीडर जब बुक पढ़ेगा, किताब उठाएगा, तो उसको रुचि इसमें रहेगी निर्भय जी कि कमल के नीचे जो कीचड़ है वो कीचड़ कितना है। मैंने कहा उषा जी, आपके उस कमल की पंखुड़ियों पर जिक्र होगा, लेकिन मैं कीचड़ पे भी लिखूंगा कि उषा उतुप जो कमल हैं, जो दिखती हैं, उनके नीचे का कीचड़ भी क्या है। मैंने कहा ये अगर आपको मंजूर हो तो मैं भी अपनी कलम उठाता हूं। लेकिन उषा जी इस मामले में बहुत ऑनेस्ट है, और उन्होंने बहुत ऑनेस्टली, मैंने कहा अगर इसको तथ्य को छिपाइएगा तो फिर वो एक झूठी किताब होगी, तो बेटर है न लिखी जाए, और लिखिए तो सच्ची किताब लिखिए। आप याद करें निर्भय जी, गांधी जी की जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो गांधी जी एक जगह लिखते हैं एक पृष्ठ पर कि मेरे पिताजी का जब निधन हुआ, शाम हो गई थी, अंत्येष्टि अगले दिन होनी थी, उनका शव कमरे में पड़ा था, और बगल के कमरे में मैंने अपनी पत्नी के साथ, कस्तूरबा के साथ सहवास किया। ये गांधी ही लिख सकते थे। ये हिम्मत, ये कन्फेशन गांधी जी ही कर सकते थे कि शव पिता का पड़ा है बगल के कमरे में, और वो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने उस रात अपनी पत्नी के संग सहवास किया। तो इसलिए बेहतरीन आत्मकथा में गांधी जी का जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है उसका भी उल्लेख होता है। तो यही उषा जी ने कहा बिल्कुल एकदम विथ ऑल ट्रूथफुलनेस। शायद उसमें सत्य के साथ प्रयोग में यह है कि उनके पिताजी की बहुत गंभीर तबीयत खराब थी और वो अपने कमरे में पत्नी के साथ थे, ऐसा है? नहीं, गांधी जी ने लिखा, जो मुझे स्मरण पड़ रहा है, इसको दरियाफ्त कर लिया जाए, इसको हम अभी करिएगा, हम भी कर लेंगे, कई साल हो गए पढ़े, लेकिन जो मेरे इंप्रेशन में गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था कि मैंने, पिताजी तो का शव था और मैंने अपनी पत्नी के साथ सहवास किया, जो भी हो, तो गांधी जी हाइड नहीं करते थे। दैट्स व्हाई ही वाज ग्रेट। ये मनुष्य है ना, बहुत सारी हमारे में भी कमियां हैं, हम अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं ना निर्भय जी, तो हम नेचुरली, हम लोगों की नजर में भी, और अपनी नजर में, लोगों की नजर छोड़ दीजिए, अपनी नजर में भी हम एक ऊंचाई पाते हैं कि नहीं, हमने स्वीकार किया हम में भी कमी है, हम कैसे देवता हो जाएं, मुझ में भी कमी है। तो मैंने उषा जी को कहा कि उन तमाम कमियों के साथ आप अगर चाहती हैं तो ये करेंगे। और उल्लास की नाव आई, और आई टेल यू कि उल्लास की नाव, ईश्वर की कृपा कि उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, और अभी रिसेंटली उसका अंग्रेजी संस्करण पेंगुइन ने छापा है, वो तो राजकमल से छपी है, आपको मालूम है, उल्लास के नाम, और पेंगुइन ने छापा है उसको द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, उसी किताब का ट्रांसलेशन छापा है। और यह भी एक अच्छा सहयोग बन पाया है कि मेरी बेटी जो अंग्रेजी की पत्रकार हैं सृष्टि, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। जी, अंत में एक सवाल कि आपकी बेटी के बारे में तो बता दिया, अब अपने बेटे के बारे में बताइए कि उनकी मुंबई बॉलीवुड की यात्रा के बारे में बताएं। अरे भाई, वो भी बड़ा गजब हो गया। वो दरअसल
बेटे हमारे जो है उन्होंने इंजीनियर बनना चाहते थे। अच्छा, हमारे घर में कोई साइंस नहीं पढ़ा था, मतलब डॉक्टर इंजीनियर नहीं, लेक्चरर हुए, अन्य जॉब में गए, स्टेट सर्विसेज में गए, लेकिन साइंस का श्राप था हमारे परिवार पर कि साइंस किसी को सुहाया ही नहीं। तो बेटा जब साइंस लिया तो इंटरमीडिएट तक मैं भी साइंस से पढ़ा था, लेकिन मैंने जुआ पटक दिया पिताजी के पास। पिताजी चाहते थे कि शुरू में कि मैं डॉक्टर बनूं, बाद में वो प्रोफेसर के लिए कंप्रोमाइज किए, जो दोनों मुझको मंजूर नहीं हुआ था। तो बेटा जब साइंस से पढ़ने लगा अपने मन से, तो बड़ा हम लोग खुश हुए। और खैर इंजीनियरिंग में compete किए, वो AIEEE एक होता है इंजीनियरिंग का टेस्ट ऑल इंडिया का, तो मणिपाल में इनका एडमिशन हुआ, कंप्यूटर साइंस वाले इसमें। खैर, तो उसी क्रम में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है मैं बराबर मणिपाल इनको कभी एडमिशन कराने के लिए, कभी मिलने के लिए जाता था कभी कभी। तो उसी क्रम में मुझको दो उपन्यासों का थीम अपने पुत्र की पढ़ाई के क्रम में मिल गया। अगुम्बे मणिपाल से 1 घंटे का सफर है, और हम आप जैसे जो पत्रकार हैं जब कहीं जाते हैं तो पता करते हैं कि भाई इस इलाके में क्या क्या देखने लायक, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम लोग का स्वभाव है पता करेंगे। तो किसी ने कहा कि शंकर नाग ने जो मालगुडी शूट किया था वो अगुम्बे में, 1 घंटे का सफर था, तो वो एक थीम मिला। और एक दिन हमारे पुत्र ने कहा हमसे कि हम अपनी श्रीमती जी के साथ गए थे, तो उसने मुझसे कहा, वो शनिवार का दिन था, तो हमारी श्रीमती जी बोली थी कि एक बेटा कैसे कहाँ रहता है, जरा एक बार हम देखना चाहते हैं। हम चलिए, तो मणिपाल हम लोग ट्रेन से यात्रा करके पहुंचे, सफर करके। तो बेटा पूछा कि गोवा चलिएगा। तो मैं कहीं से जोड़ नहीं पाया था लिंक कि मणिपाल से गोवा इतना नजदीक हो सकता है। तो मैंने कहा गोवा मणिपाल से कैसे चले जाएंगे? तो हंसने लगा, बोला यहाँ से 4 घंटे का सफर है मडगांव स्टेशन, जो गोवा का स्टेशन है मडगांव, तो मडगांव 4 घंटे का सफर है पापा। तो मैंने कहा तब तो चलेंगे। हालांकि वो अप्रैल महीना था, जो गोवा के गर्मी के हिसाब से विकट महीना था। वो रेत जब गर्म हो जाता है दिन में तो चलने लायक नहीं हालत रहती है। फिर भी गोवा का नाम ही सुन के, तो दूसरा फिर जो मैं गोवा पे भी किया हूँ, तो हमारे पुत्र चूंकि मणिपाल में पढ़ते थे, उस सौजन्य से मैं गोवा से परिचित हुआ। तो मैंने दूसरा ये गोवा का उपन्यास भी मैंने अभी पूरा किया है और वर्षाबंद तो कर दिया। लेकिन मैंने 2 उपन्यास लिख लिया। मेरे पुत्र ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली पूरी, कैंपस सिलेक्शन हो गया एक मल्टीनेशनल कंपनी में बेंगलोर के लिए, सैपिएंट निट्रो कंपनी, अच्छे पैकेज पर। जब वो पटना आया कि अब वो विदा होगा अपना बैग एंड बैगेज, तो देखते हैं कि कोई तैयारी ही नहीं है। तो मैंने कहा कि अब घर में बेटा को हम पूछें कि तुम कब जा रहे हो, ये थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगा। लेकिन फिर हम देखे कि एकदम बैठा हुआ है, तो मैंने कहा क्या प्रोग्राम है? तो बोला कि नहीं, हमको नहीं जाना है ज्वाइन करने। मैंने कहा है, इंजीनियरिंग पढ़े हो तो मतलब दिक्कत क्या हो गई, जॉब मिल गया है। अरे हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं निर्भय जी, आप जानते हैं, एक छोटी सी नौकरी, एक शांतिपूर्ण जीवन और बहुत बड़ी चाह तो है नहीं। वो बोला हम ये नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये कंपनी पसंद नहीं है तो दूसरे में प्रयास करो, हमको तो नहीं अंदाजा है इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ नौकरी है, पता करो। तो वो बोला कि हमको इंजीनियरिंग की नौकरी ही नहीं करनी। आय राम, हम तो चकित रह गए। मैंने कहा यार कोई और अगर एजेंडा तुम्हारा है तो बताओ, घुमाओ मत। तब उसने मुझसे कहा कि मैं सिनेमा में जाना चाहता। मैं तो आसमान से गिरा। मैंने कहा बाप रे, जो हम लोगों के परिवार में आज तक कोई सिनेमा सोचा ही नहीं कि सिनेमा। हमारी पत्नी रोने लगी कि बेटा भाई नौकरी मिल जाना मतलब भगवान मिल जाना। और उन्होंने कहा कि बताइए, सोच रहे थे नौकरी जाके करेगा बढ़िया से, अरे कहाँ करा, सिनेमा में जाएंगे, उसमें तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जीवन भर संघर्ष है। लेकिन ये अडिग थे। और हमारी माँ थी उस समय में, माँ अंत में बोली हमको कि देखो बेटा ऐसा है, जवान लड़के से जिरा नहीं करना चाहिए, अगर वो कह रहा है तो उसको आशीर्वाद दो। तो फिर वो गए। लेकिन आप मित्रों की शुभकामना से उनको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा।
उन्होंने कई अच्छे सीरियल किए, जैसे कि जीजी माँ में उन्होंने रोल किया, जीजा जी छत पर कोई है में वो लीड रोल में आए शुभाशीष। फिर उसके बाद जी पर ही एक सीरियल आता था कबूल कबूल है, उसमें आए और इंपॉर्टेंट रोल्स में, और जीजा जी छत पर में तो वो लीड रोल में आए। इसके अलावा उन्होंने कई बहुत अच्छे ऐड किए, मारुति वगैरह का कई ऐड वैड उन्होंने किया, डर्मी कूल पाउडर और क्या क्या सब जो होता है। तो सिनेमा जगत से उनका रिश्ता बना। एक फिल्म उनकी आने वाली है 1-2 महीने में, उसका नाम है फिल्म का, वो युवा समस्या पर है फिल्म, जिसका नाम है हुड़दंग। वो मेरे ख्याल से वो कोरोना के चलते वो रुका हुआ था, तो अब वो फिल्म मेरे ख्याल से अब वो रिलीज हो जाएगी, जिसमें शुभाशीष रोल कर रहे हैं। तो यह कुछ ऐसा ही हुआ कि मतलब पिताजी राजनीति में थे मेरे, मैं पत्रकारिता में आया, पुत्र मेरे सिनेमा में गए, बेटी इत्तेफाक से लेखन में है। तो यही एक कुल मिला जुला के एक सिलसिला जिंदगी का चल रहा है, और कलम के सिपाही का परिवार आप मित्रों की शुभकामना से जारी है।